आई एम डॉक्टर जीवेश यादव। तो आज की जो क्लास है उसमें अपन जो है 2019 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका जो पार्ट 2 है, ठीक है, वो अपन डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 के अंतर्गत अपन लोगों ने टोटल 39 जो क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लिया था। पार्ट 2 में अपन जो है आपके बाकी के जो क्वेश्चन है उसको अपन डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है 31 नंबर का जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है उसके विषय में अपन बात करें तो यहाँ पे आपका बोला गया है कि चरक मत अनुसार तरुण ज्वर में उपस्थित दोषों की अवस्था में निम्नोक्त किस उपक्रम का प्रयोग करने से हृदरोग, श्वास कास एवं भ्रम आदि उपद्रव होते हैं। तो अपन जो है ये जानते हैं कि वमन जो है वो तरुण ज्वर के अंतर्गत कॉन्ट्रा इंडिकेटेड बताया गया है। तरुण अवस्था मतलब जो है अभी आपका आम है ज्वर, उस कंडीशन में आपने क्या है वमन करा दिया, तो वो जो है आपका वमन के तौर पर तो प्रयुक्त तो होगा नहीं, उसका जो वेग है वो कहीं और चला जाएगा, हृदय को बढ़ा देगा, मतलब आपका जो हृदय रोग है वो करेगा, ठीक है। इसके अलावा आपका पल्पिटेशन बढ़ा देगा, ठीक है। श्वास को मेनली इंक्रीज करेगा, श्वास रोग को उत्पन्न करेगा, कास और भ्रम में मेनली लेके चला जाएगा। तो ये भी आपका सीधा क्वेश्चन आया है, आपका चिकित्सा जो आपका स्थान है उससे वमन इसका आपका आंसर जाएगा। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपका पूछा गया है कि 2 ग्रुप क्लिनिकल ट्रायल में अनुसंधानकर्ता एवं सहभागी दोनों ही जब यह न जानते हो कि किसे ट्रायल ड्रग मिल रहा है और किसे कंट्रोल मिल रहा है, तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है उसमें अनुसंधानकर्ता मतलब जो रिसर्चर है उसे भी नहीं पता, और सहभागी जो रिसीवर है उसे भी नहीं पता है जो कंट्रोल ड्रग है उसे कौन सी ड्रग मिल रही है। तो इस तरह की जो आपकी कंट्रोल स्टडी है उसे क्या कहा जाता है। तो देखो अपन यहाँ पे ये तो समझ गए हैं कि यहाँ पे आपका ब्लाइंडनेस किया जा रहा है, ब्लाइंडिंग की जा रही है, मतलब आपका जो है पता नहीं चल पा रहा है, मतलब ब्लाइंडिंग की जा रही है। तो यहाँ पे आपका जो 2 ऑप्शन है वहाँ पे वो आपके यहाँ पास ही कैंसिल हो गए, ठीक है। यानी कि ये जो है आपका केस स्टडी भी नहीं है और पायलट स्टडी भी नहीं है। तो ये जो आपका ब्लाइंडनेस है उसके अंतर्गत मेनली आपकी 2 तरीके की स्टडी होती है। एक होता है आपका सिंगल ब्लाइंड और एक होता है आपका डबल ब्लाइंड। सिंगल जो ब्लाइंड है उसका मतलब ये होता है कि पेशेंट को ये पता नहीं रहता है कि उसे प्लेसिबो मिल रहा है या फिर उसे जो है जो 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 कंट्रोल ड्रग है या ट्रायल ड्रग है वो मेनली मिल रहे हैं। तो वो क्या कहलाता है आपका सिंगल ब्लाइंड, ठीक है। तो सिंगल ब्लाइंड इसे कहेंगे। और जो डबल ब्लाइंड होते हैं उसके अंतर्गत मेनली क्या होता है, न ही पेशेंट को पता होता है और न ही रिसर्चर को पता होता है कि जो है एक्सपेरिमेंटल ड्रग दिया जा रहा है या प्लेसिबो जो ड्रग है वो दिया जा रहा है। मतलब डॉक्टर को भी नहीं पता और पेशेंट को भी नहीं पता है, यानी कि दोनों को नहीं पता है कि कौन से प्रकार का जो ड्रग है वो मेनली दिया जा रहा है। तो ये आपका कहलाता है डबल ब्लाइंड। तो आपका जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो अनुसंधानकर्ता मतलब रिसर्चर को भी नहीं पता और सहभागी मतलब रिसीवर को भी नहीं पता कि कौन सा ड्रग दिया जा रहा है, तो ये आपका स्टडी क्या कहलाएगा, डबल ब्लाइंड स्टडी कहलाएगा। तो अगर जो क्वेश्चन है वो अगर आपका सिंगल ब्लाइंड का है, यानी कि आपका पेशेंट बस को नहीं पता रहता है, डॉक्टर को पता रहता है, रिसर्चर को पता रहता है, लेकिन इस केस में आपका दोनों को नहीं पता है, इस वजह से डबल ब्लाइंड स्टडी कहलाएगा। तो यहाँ पे जो आपका बी वाला आंसर है वो पुटअप होगा। देन बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि आचार्य चरक ने पांडु रोग के कितने प्रकार बताए हैं। तो सीधा आपका क्वेश्चन पूछा गया, 5 प्रकार उन्होंने मेनली बताए हैं पांडु रोग के। तो यहाँ पे आपका जो है सबसे वेरी सिंपल जो क्वेश्चन है वो आपका चरक का यहाँ पे पूछा गया है। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को जो सुश्रुत है उनका भी मत बता देता हूँ। तो जो आचार्य सुश्रुत हैं उन्होंने मेनली 4 प्रकार के आपके जो है पांडु रोग बताए हैं। वो क्या नहीं मानते हैं, तो आपका जो मृतिका भक्षण जन्य जो पांडु है उसको वो नहीं मानते हैं। इसके अलावा आपको जो सुश्रुत संहिता आप पढ़ते हो तो जो पांडु है उसका पानकी, लाघर, अलसाख्य ये मेनली आपको जो है पांडु के पर्याय देखने को मिलेंगे। और जो आपके माधव निदान जी हैं वो भी मेनली आपके 5 मानते हैं जो आपके चरक के बताए हुए हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और मृतिका भक्षण जन्य जो आपका पांडु है उसको। तो जो आपके हारिज जी हैं वो जब आपके पांडु प्रकरण को बताते हैं तो उन्होंने चरक के 5 में आपके 2 कामला को जो है ऐड ऑन कर दिए हैं और एक जो है वो उन्होंने क्या किया है, हलिमक को ऐड ऑन कर दिए हैं। इस तरीके से उन्होंने टोटल 8 जो प्रकार है वो बताए हैं। तो कुछ जगह जो है ये आप लोग को देखने को मिलता है, जो आपका हारित है उन्होंने 8 प्रकार के आपके पांडु रोग जो है वो बता दिए हैं।
तो ये जो है अपन लोगों ने बाकी आचार्यों के अनुसार भी पांडु का जो है अपन लोगों ने जो आपका टाइप्स है वो डिस्कस कर लिया। तो आपके चरक के अनुसार मेनली जो है सीधा क्वेश्चन आपका आया था 5 प्रकार के पांडु। अगला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपका पूछा गया है कि भैषज रत्नावली के अनुसार शूल अधिकार के अनुसार सप्तामृत लौह का अनुपान क्या है। तो वैसे तो इसका जो अनुपान है वो मधुघृत के साथ में देते हैं, लेकिन शूल के अंतर्गत जो है इसका जो अनुपान है वो गोघृत बताया गया है, जो आपका भैषज रत्नावली है उसके अनुसार। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट आपका बोला गया है कि जगत का समवायी कारण परमाणु एवं निमित्त कारण ईश्वर है, यह प्रतिपादन खालिस्तान दर्शन द्वारा किया गया है। तो ये जो प्रतिपादन है वो आपका न्याय दर्शन से लिया गया है, ये आपका पदार्थ विज्ञान का क्वेश्चन है। तो वहाँ पे जो है इस तरह का एक्सप्लेनेशन दे रखा है, तो ये तो आपका डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है, न्याय दर्शन से रिलेट करता है ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट में पूछा गया है कि निम्नोक्त में से कौन सी मैलिग्नेंट अवस्था है। तो आप लोगों को पता है कि मैलिग्नेंट जो होता है वो आपका कैंसर से रिलेट करता है, और कैंसर जो होता है वो मेनली 2 टाइप का होता है। एक होता है आपका बेनाइन और एक होता है आपका मैलिग्नेंट। बेनाइन का मतलब ये होता है, तो मतलब ये होता है बेनाइन का मतलब कि आपके हेल्थ के लिए तो हानिकारक है, पर वो क्या है, मृत्यु कारक नहीं है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, बेनाइन बोलते हैं। जो आपका मैलिग्नेंट होता है उसमें मैलिग्नेंसी होती है, जो मृत्यु की बहुत ज़्यादा उसमें अपन इसे क्या बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी होती है, और इसे अपन असाध्य अवस्था मान सकते हैं। और यहाँ पे आपका जो एडिनोमा, जैसे कि एडिनोमा क्या होता है, तो एक प्रकार का बेनाइन टाइप का ही ट्यूमर होता है, जो आपके एपिथेलियल जो टिश्यू है उसके ग्रेन्युलेशन से मेनली बनता है। तो ये क्या है, आपका एडिनोमा हो गया। देन आपका स्क्वेमस सेल जो पेपिलोमा होता है, तो ये जो है आपके सॉफ्ट टिश्यू की, जो आपका ह्यूमन पेपिलोमा जो वायरस होता है ना, उसके द्वारा जो सॉफ्ट टिश्यू है उसकी ओवर ग्रोथ हो जाती है बॉडी में। तो ये जो आपका स्क्वेमस सेल पापिलोमा वो भी क्या होता है, एक प्रकार का बेनाइन ट्यूमर ही होता है। फिर आपका आता है लाइपोमा। तो लाइपोमा क्या होता है, जो फैटी टिश्यू होता है बॉडी के अंतर्गत, उसका क्या है, मेनली बेनाइन ट्यूमर होता है। फिर आपका आता है ऑस्टियोसार्कोमा। ऑस्टियोसार्कोमा एक्चुअली में होता क्या है, ये जो होता है ऑस्टियोब्लास्ट सेल का मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। तो ये मेनली आपका ऑस्टियोब्लास्ट सेल का मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे आपका जो ऑस्टियोसार्कोमा है वो मेनली यहाँ पे आपका आंसर जाता है। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपका बोला गया है कि नेकेड आई सिंगल ट्यूब रेड सेल ऑस्मोटिक फ्लैजिलेटी टेस्ट, जिसे अपन नेस्ट्रॉप टेस्ट कहते हैं, ये मेनली किसके परीक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है, जो भ्रूण है उसमें मेनली जो आपका बीटा सेल थैलेसीमिया होता है उसका परीक्षण करने के लिए जो है मेनली किया जाता है। तो ये जो है आपका क्वेश्चन ये पूछा गया था कि किस व्याधि को पहचानने की विधि है। ठीक है, तो ये आपका बीटा सेल जो थैलेसीमिया होता है उसके लिए, तो अपन जब क्या है गायनी वगैरह देखते हैं, आपका मॉडर्न जब देखते हैं, तो जो भ्रूण है उसका और उसके माता पिता का ये जो है टेस्ट कराया जाता है। तो इस टेस्ट को कराने से क्या फायदा होता है कि जो कैरियर्स होते हैं बीटा थैलेसीमिया की, उसका पता चल जाता है उसका आनुवांशिक अवस्था के अंतर्गत ही। तो ये जो है आपका नेस्ट्रॉप जो टेस्ट है वो किसके लिए कराया जाता है, तो कैरियर ऑफ बीटा थैलेसीमिया के जांच के लिए। दूसरा ये है कि इसका जो है नेस्ट्रॉप का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो इसका आज ही फुल फॉर्म आप लोग याद रख लीजिए कि नेकेड आई सिंगल ट्यूब रेड सेल ऑस्मोटिक फ्लैजिलेटी टेस्ट। ठीक है, ये मेरे लिए इसका फुल फॉर्म है, तो ये आप लोग को याद रहना चाहिए। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि सीरोविरेचन के पश्चात तुरंत शीत पदार्थों का सेवन करने से निम्नोक्त कौन सी व्याधि उत्पन्न होती है। तो ये चीज अपन जब उत्तर तंत्र पढ़ेंगे, ठीक है, जिन लोगों ने पढ़ा है पहले से उनको याद होगा कि जब मैंने पढ़ाया था तो उस समय क्या है, तो आपका सीधा लिखा हुआ है कि जो कर्ण छवेण जो व्याधि है वो मेनली होती है। तो जो आपका यहाँ पे श्लोक है वो भी मैंने प्लॉट कर दिया है कि जैसे कि श्रम से, क्षय से, रुक्ष कसाय भोजन करने से, समीर जो आपका वायु जो होता है वो आपका क्या है शब्द पथ में प्रविष्टित हो जाती है, इसके वजह से एकदम सिरोविरेचन कराया, और जो व्यक्ति है उसने शीतल आहार विहार सेवन किया तो क्या है, छेड़म अति कर्णयो, यानी कि कर्ण में छवेण की उत्पत्ति हो जाती है।
तो ये जो है आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे आपका वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है कि भैषज रत्नावली के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा रजा प्रवर्तनी वटी का घटक नहीं है। तो इसके विषय में हमने कई बार डिस्कस कर लिया है कि हिंगू, टंकन, काशीश, इसमें क्या है, घृत कुमारी की भावना दी जाती है। बस यही कंटेंट है प्रमुख इसके, ये चार हैं, ठीक है। इसके अलावा और कंटेंट नहीं है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन को देखो, हिंगू आपको दिखाई दे रहे हैं, कन्यासार यानी कि घृत कुमारी आपको दिखाई दे रहे हैं, काशीस जो है आपको दिखाई दे रहे हैं, और देखो मरीच इसमें बिल्कुल नहीं है। तो यही क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि कौन सा कंटेंट नहीं है, तो यहाँ पे आपका जो है मरीच जो है वो यहाँ पे आपका नहीं है, ठीक है। तो ये सीधा कंटेंट से क्वेश्चन आया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि चातुर्भद्र में अनुक्त द्रव्य कौन सा है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज चातुर्भद्र। तो यहाँ पे आप ध्यान देना कि ये जो क्वेश्चन है वो चातुर्भद्र से पूछा गया है, ये जो क्वेश्चन है वो बाल चतुर्भद्र से नहीं है। तो चातुर्भद्र आपको पता होगा कि जब त्रिकर्ष में गुरुची को ऐड कर दिया जाता है तो वो आपका क्या है, चातुर्भद्र कहलाता है। तो यहाँ पे आपका त्रिकर्ष में जो आपका गुरुची है उसको जोड़ दिए तो क्या है, वो आपका चातुर्भद्र कहलाता है। तो आपका जो त्रिकर्ष क्या होता है यहाँ पे, तो त्रिकर्ष जो होता है वो आपका अतिसमस्त जो होता है वो मेनली आपका त्रिकर्ष होता है। तो अतिसमस्त मतलब क्या है कि जो आपका अ से अतिविषा, स से शुंठी और मस्त से मुस्ता, ठीक है। ये तीनों आपके जो है अतिविषा, शुंठी और मुस्ता आपस में मिलकर के क्या है, त्रिकर्ष कहलाते हैं। तो ये जो आपके त्रिकर्ष है उसमें गुरुची जब ऐड कर दिया जाता है तो उसे अपन चातुर्भद्र कहते हैं। और आपका बाल चातुर्भद्र क्या होता है, घना, कृष्णा, अरुणा, श्रृंगी। तो आपका घना, कृष्णा, अरुणा, श्रृंगी, तो ये क्या है, आपके बाल चातुर्भद्र के कंटेंट है। तो ये जो आपके बाल चतुर्भद्र है उसको यहाँ पे आप मत जोड़ना। चातुर्भद्र आपका क्या होता है, त्रिकर्ष और गुरुची। तो देखो कि कौन सा कंटेंट आपका नहीं है, ठीक है, नॉट करके पूछा गया है, ठीक है। हिंदी वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपका अनुक्त द्रव्य कौन सा है ऐसा करके बोल दिया गया है, बट आप इंग्लिश में देखो कि नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। तो नॉन इंक्लूडेड कौन से हैं, तो आपका सर्वतोभद्रा, सर्वतोभद्रा जो है वो आपका चतुर्भद्र का कंटेंट नहीं है। तो ये चीज को आपको थोड़ा याद रखना है। देन अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अष्टांग हृदय के मतानुसार कौन से ऋतु में मस्तु यानी कि दही मस्तु को सवर्चा लवण या पंचकोल के साथ में सेवन करना चाहिए। तो ये जो है मेरे लिए आपका वर्षा ऋतु में किया जाता है, क्योंकि जो जो वर्षा ऋतु हो तो उसमें अपन क्या है, मस्तु को जो है पंचकोल के साथ में सेवन कराया जाता है, ठीक है। ये यहाँ पे बताया गया है, क्योंकि क्या होता है आपका वर्षा में वात जो दोष होता है वो प्रेमेडोनेंस माना जाता है, ठीक है, उसकी अधिकता होती है, इस वजह से मेनली पंचकोल का जो है सेवन कराया जाता है। देन जो है अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फिर देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आचार्य चरक के अनुसार संधियों की कुल संख्या पूछी गई है। तो 200 जो आपके संधियों के प्रकार हैं वो मेनली आचार्य जो चरक है वो एक्सप्लेन करते हैं। तो देखो यहाँ पे आप डिलीटिंग मेथड भी यूज कर सकते थे, जैसे कि 107 तो आपकी मर्म की संख्या होती है, 150 तो उन्होंने मानी नहीं है, 200 और 210 इनके बीच में आप जो है थोड़ा कंफ्यूज हो सकते थे। तो यहाँ पे आपका जो अगर कंफ्यूजन होता वो ये है कि आपका 210 और 200 में होता है कि चरक की कौन सी थी और सुश्रुत की कौन सी थी करके, बाकी आप ऑप्शन तो हटा ही सकते थे। तो जो आचार्य सुश्रुत हैं उन्होंने जो संधियों की संख्या है वो टोटल 210 मानते हैं, और जो आचार्य जो चरक जी हैं वो टोटल संधियों की संख्या 200 मानते हैं। तो ये आपको याद रखना है ना कि सुश्रुत के अनुसार क्या बोला गया, उन्होंने शाखा में कितना बोला है, मध्य शरीर में कितना बोला है और ग्रीवा के अंतर्गत कितना बोला है। तो एटलीस्ट आपको ये टोटल नंबर 210 और इन तीन जो क्लासिफिकेशन है उसको तो आपको सुश्रुत के अनुसार याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका जो है उन्होंने क्या है, शाखा में 68 बोला है, मध्य शरीर में 59 बोला है और ग्रीवा में 83 बोला है, ठीक है। तो ये टोटल 210 जो है आचार्य सुश्रुत ने मेनली संधियों की संख्या मानी है। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आचार्य चरक के अनुसार पूछा गया था, और चरक ने सीधा 200 जो है आपकी संधियां बताई है, ठीक है, 200
जो संधियों की संख्या आचार्य चरक मानते हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि वालित्य, पालित्य और खालित्य किस रस के अति सेवन से होने वाला रोग है। तो हम लोग बोलते हैं कि ज़्यादा जो नमक है वो नहीं खाना चाहिए, नहीं तो क्या है आपका झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। और देखा हो तो जो भी आपके सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं वो अपने डाइट के अंतर्गत एक तो आपका एक्स्ट्रा शुगर और आपका क्या है एक्स्ट्रा जो सॉल्ट होते हैं उसे क्या है आपका इंक्लूड नहीं करते हैं। तो उससे भी आप समझ सकते हो ये जो क्वेश्चन आपका आया है वो लवण रस के लिए आया है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इससे ये चीज़ याद रखना कि जो 6 रस बताए गए हैं वो 6 रसों को आपको एंड टाइम में जो है रिवाइज करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप ध्यान दोगे तो हर साल जो है आपके रस से जो है एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही हैं, ठीक है। तो आपको रस को जो है बिल्कुल भी भूल के नहीं जाना है, उसको रिवाइज जरूर करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा पित्त मेह का भेद है। तो यहाँ पे मैंने जो है सुश्रुत का जो कोटेशन है वो प्लॉट कर दिए हैं। देखो कप के बता रखे हैं यहाँ पे कि आपका जो कफ है उसका क्या है, उदक, इच्छु, वालिका, शूरा, शिक्ता, शनय, लवण, पिष्ट, सांद्र, शुक्र और फेनमय, ये 10 जो हैं जो कि आपके क्या है शाद्य होते हैं। फिर आपका क्या है पित्त के जो भेद बताए हैं वो नील, हरिद्र, क्षार, मंजिष्ठा। तो मैंने इसको आप लोगों को याद करने का जो तरीका बताया था वो जो आपका जो भी डाइंग वाले आपके आते हैं वो आपके क्या है पित्त के अंतर्गत आते हैं। जो आपके कलरेशन वाले तो केवल एक शुक्र मेह को छोड़ दीजिए, बाकी आपके जितने भी आते हैं वो पित्त के अंतर्गत आते हैं। तो जो आपका नीला, हरिद्रा, ठीक है, क्षार, मंजिष्ठा, शोणित में, तो आपका शोणित में यानी कि लोहित में वो आपका क्या है पित्त के अंतर्गत है। यहाँ पे आप ऑप्शन में देखो कि आपका जो शांद्र, शुक्ल और उदक ये सब क्या है आपके कफ के अंतर्गत था, ठीक है। तो ये आपका लोहित में यहाँ पे आपका आंसर जाएगा। देन अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज पीआईडी यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए आपको ना सबसे पहले पता होना चाहिए कि पीआईडी क्या होता है। पीआईडी जो होता है वो आपका पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज होता है, जो कि क्या है मेनली आपको फीमेल्स के अंतर्गत देखने को मिलती है। तो इसमें क्या होता है जो फीमेल है उसकी पेल्विक पार्ट में इन्फेक्शन होता है और उसमें क्या होता है जो पेशेंट है उसको कमर में जो है दर्द फील होता है, सम टाइम ल्यूकोरिया के कारण। तो सम टाइम ल्यूकोरिया के कारण होता है, सम टाइम पीआईडी के कारण होता है। सम टाइम जब अपन पेशेंट को यूएसजी कराते हैं तब क्या है अपने को पता पड़ता है कि ये जो है पीआईडी है, मतलब जो पेशेंट आया है वो आपका पीआईडी का पेशेंट है। तो यहाँ पे आपका पूछा गया है कि आपके पीआईडी के निदान हेतु किस टेस्ट को गोल्ड स्टैंडर्ड बताया गया है। तो इसके जो आपके निदान के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, डायग्नोसिस के लिए मेनली जो आपका जो गोल्ड स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, निदान के लिए आपका जो है गोल्ड स्टैंडर्ड को मेनली जो है मतलब जो गोल्ड स्टैंडर्ड किसको बताया गया है आपका लेप्रोस्कोपी को बताया गया, ठीक है। लेप्रोस्कोपी को जो है गोल्ड स्टैंडर्ड बताया गया है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज के डायग्नोसिस के लिए। तो वैसे आपका बहुत सारे जो तरीके होते हैं पीआईडी को जांच करने के लिए, जैसे कि अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हो तो भी आपको पता चल जाता है। लेकिन जब हम मतलब आपका मतलब ये बोल सकते हैं कि अपन जब बुक वाइज चलते हैं, ठीक है, बुक वाइज जब चलते हैं तो आपका जो कंपेरेटरी आपका अपन बात करें, अपन इससे कंपेयर अगर करके देखें तो आपका जो लेप्रोस्कोपी है उसको गोल्ड स्टैंडर्ड इस वजह से माना जाता है क्योंकि जब आप लेप्रोस्कोपी कराते हो तो इससे क्या है आपको सल्पेंजाइटिस जो है वो समझ में आ जाता है, यानी कि आपका जो फेलोपियन ट्यूब के अंतर्गत इन्फेक्शन है तो आपको सल्पेंजाइटिस जो है वो समझ में आ जाता है। एंडोमेट्रियम के कारण तो नहीं है इन्फेक्शन, तो इससे आपको एंडोमेट्राइटिस जो है समझ में आ जाता है। और क्या है जो लेप्रोस्कोपी करते हैं तो उसमें पर्टिकुलरली जो आपको पोजीशन है, कौन से स्थान पे आपको जो इन्फेक्शन हो रहा है उसका पता चल जाता है। इस वजह से इसको मेनली जो है आपका क्या है जो गोल्ड स्टैंडर्ड जो टेक्निक है वो बताया गया है, ठीक है। गोल्ड स्टैंडर्ड जो आपका परीक्षण है वो बताया गया है, ठीक है, किसके लिए, पीआईडी के लिए, लेप्रोस्कोपी को। तो ये आपको याद रखना है।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि चरक मतानुसार मलपूरक रस के साथ गुड़ का प्रयोग किस व्याधि में निर्दिष्ट है। तो आपका कटहूलर, मलपूरक एक ही जगह आपका लिखा हुआ आता है पूरे चरक संहिता में, वो आपका आता है श्वेत्र के अंतर्गत। तो ये जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है वो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें यहाँ पे आपका पूछा गया है कि पाद अंगुष्ठ प्रमाण की जो पीड़िका होती है निम्नलिखित में से किस प्रकार के भगंदर का लक्षण है। तो जब आप भगंदर पढ़ते हो तो उसमें साफ साफ जो है आपका जो संबुकावर्त जो आपका भगंदर है उसके अंतर्गत पाद अंगुष्ठ प्रमाण की पीड़िका आपका डायरेक्ट लिखा हुआ आपका आता है। तो ये चीज को आपको मेनली याद रखना है, ठीक है, जो आपके सुश्रुत निदान का श्लोक है, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है तो उसमें यहाँ पे आपका जो पूछा गया है वो है आचार्य चरक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यायाम का लक्षण नहीं है। तो आपको जो व्यायाम है उसके लिए डायरेक्ट कोटेशन जो है वो लर्न करना है कि जो व्यायाम होता है उसमें क्या होता है, शरीर में लघुता आना, कर्म करने की जो शक्ति है वो आना, शरीर में स्थिरता होना, दुख सहने की शक्ति का आना, दोषों का क्षय, अग्नि की वृद्धि का हो जाना, जो मेनली होता है वो व्यायाम से होता है। तो गात्र में लघुता, श्वास वृद्धि, स्वेद आगम, ये क्या है, तो इसी का जो है आपका सेकेंड लाइन है, ठीक है। तो ये तो अपन लोगों ने जो पढ़ा ऊपर में वो तो आपका व्यायाम का गुण है, उसका जो सेकंड वाला है वो लाइन मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, जिसमें आपका मेनली कब तक व्यायाम करना है वो मेनली बताया गया था। तो उसमें मेनली आपका बताया गया था कि जब तक आपका शरीर में लघुता नहीं आ जाती, श्वास की वृद्धि नहीं आ जाती और श्वेत का आगमन नहीं हो जाता, तब तक अपने को मेनली जो है व्यायाम करना चाहिए। तो उसमें जो है आपका विनाम का जो लक्षण है वो मेनली आपका नहीं आता। एक्चुअली में विनाम क्या होता है, तो जो शरीर है उसका आगे की ओर झुक जाना। तो ये जो आपका ऑप्शंस जो है वो आपका बिल्कुल भी फिट नहीं होता है। और ये जो लक्षण है, जो विनाम है, वो आपको सिर्फ जो मूत्र वेग विधारण के दौरान ही आपको देखने को मिलता है कि जो आपका जो व्यक्ति जो होता है वो अगर मूत्र के वेग को धारण कर लेता है ना, उस वजह से वो आगे की ओर झुक जाता है। तो वहां पे आप जो है इसे जो है पढ़ सकते हो, ठीक है। वहां पे अपन लोगों ने इसका डिस्कस किया था विनोम, ठीक है। तो ये मेनली आपका जो विनाम है वो यहाँ पे आपका लक्षण नहीं है, ये आपका जो है ये आपका आंसर जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा लक्षण नहीं है, ठीक है। तो ये आपको आंसर जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट में यहाँ पे पूछा गया है कि अर्क लवण का प्रयोग गुल्म एवं उदर में करते समय कौन सा अनुमान प्रशस्त है। तो आपका कौन सा अनुमान प्रशस्त है, तो आपका जो गुल्म है और उदर रोग है उसमें क्या है, दही का मस्तु, क्योंकि आपका जो मस्तु होता है वो मेनली वात का अनुलोमन करता है। तो इसको मेनली क्या है आपका अनुपान बता रखा है। तो ये जो है आपका आंसर मेनली आपका जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि पंचकोल में खाली स्थान मिलाने से षडूषण जो है बन जाता है। तो इसको अपन लोग पंचकोल समरीचम सुदाहत, या आपने कई बार जो है पढ़ा भी होगा कि जो आपका पंचकोल होता है उसमें मरीच मिलाने से वो क्या है, षडूष्ण बन जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट क्वेश्चन है, मिश्रक गण से आपका आया है। देन अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जिस मनुष्य की अस्थियां दुर्बल एवं लघु होती हैं तथा वातिक विकारों से पीड़ित रहते हैं, वह कौन से धातु के क्षय के कारण होते हैं। तो आपने ये देखा होगा कि प्रततम वात रोगिणी क्षीण मज्जनी देहिना। तो जो व्यक्ति प्रततर आपका क्या है, वात क्षय के लक्षण से पीड़ित है, वो जो व्यक्ति है मज्जा क्षय से मेनली युक्त रहेगा, वो व्यक्ति क्या है आपका मज्जा क्षय से मेनली युक्त रहेगा। तो ये जो है अपन मज्जा क्षय के लक्षणों के अंतर्गत जानते हैं अपन लोग। यहाँ पे आपका क्या है, हिंदू अनुवाद जो है वो मेनली आपका पूछ लिया गया है। तो अगर आपको ये नहीं भी आता है तो आपको ये तो जानते हो कि बोन के अंतर्गत मेनली बोन मैरो रहता है। तो जो आपका बोन मैरो जो है वो अगर आपकी कम हो जाएगी तभी तो क्या है, शरीर जो है दुर्बल होगी ना। तो ये क्या है आपके अस्थियों का जो है मेनली दुर्बल हो जाना, दुर्बल और लघु हो जाना, साथ ही साथ जो है वात विकारों से पीड़ित रहना। तो यहाँ पे आपका प्रततम वात रोगेण क्षीण मज्जनी देहिना,
तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। ये जो है आपका कई बार जो है आपका जो है मतलब पूछा गया आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ये जो है मज्जा क्षय का आपका लक्षण है। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फिर आपका यहाँ पे बोला गया है कि श्लोक की पूर्ति करो। तो क्षुणेन द्रव्य पले सम्यक जलम उष्णम विनिक्षिपेत। मतलब अपन जो द्रव्य है उसमें क्या है उष्ण जल डाल रहे हैं, जो मेनली आपके क्या है मिट्टी के पात्र में एक पल की मात्रा में जो जल है उसको लेकर के उसमें अपन क्या है 4 गुना पानी जब अपन डालते हैं, फिर क्या है उसको स्त्रवित करके जिसका निर्माण किया जाता है और जिसका जो पेय के अंतर्गत जो मात्रा है यानी कि कितना पीना चाहिए वो आपका क्या है 2 पल बता रखी है। तो ऐसी कौन सी कल्पना है? तो ये जो है आपका अपन लोगों ने कई बार आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जो फांट है, व्हाट इज फांट? तो जिसमें क्या है 4 गुना जो है मेनली पानी डाला जाता है। और फांट जो होती है वो ऐसी कल्पना होती है जिसमें कि उसमें वो जो है ऊपर से द्रव्य रख के उसमें क्या है उष्ण जल जो है वो मेनली डाला जाता है। और हीम और जो फांट है उसमें आपका अंतर क्या होता है? जो हीम होता है उसमें अपन ठंडे पानी में मेनली स्टोरेज करते हैं, जबकि आपका जो फांड होता है उसमें अपन क्या है गर्म पानी डालते हैं। जैसे कि जो आपका सूप होता है उसमें क्या करते हो, जो रेडीमेड जो सूप होता है उसमें क्या करते हो आप ऊपर से जो है गर्म पानी को डाल देते हो, तो वो क्या है आपका फांट कल्पना कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है आपका, ये जो सब कुछ पूछा गया वो किसके लिए है आपका फांड कल्पना के लिए कहा गया है। तो इसको क्या है सारंगधर ने क्या बताया है, फांड का ही आपका सिनोनिम बताया है चूर्ण द्रव्य। तो यहाँ पे आपका क्या है सस्याय चूर्ण द्रव्यम फांटम। तो आपका जो ये आपका आंसर जाएगा। बाकी कल का क्या होता है, तो कल का तो अपन पिष्टी बना करके करते हैं, तो आपका जो ए आंसर है वो तो यहाँ पे आपका गलत हो गया। हिम में हम लोग जो है ठंडा पानी डालते हैं, तो ये भी आपका यहाँ पे गलत हो गया। और जो आपका यूष कल्पना होता है उसे अपन जो है जो खिचड़ी कल्पना होता है वो लगभग अपन जो है मान सकते हैं। और उसमें जो पानी अपन यूज करते हैं वो लगभग 6 गुना होता है। तो यहाँ पे आपका तो जो श्लोक है उसमें 2 पल पूछा बोला गया है जो मात्रा है उसको, तो वो जो अपन यूज है उसमें तो 2 पल की मात्रा का उल्लेख ही नहीं है वहां पे उसका। तो आपका जो डी वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आपका जो है कैंसिल होता है। तो इस प्रकार से ये जो आपका आंसर जो जाता है वो आपका बी जाता है। ये जो क्वेश्चन है वो आपके क्या है सारी चीजें आपके फांड के ऊपर ही फिक्स होते हैं, तो फांड आपका आंसर यहाँ पे जाएगा। फिर अपन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में सीधा आया हुआ है कि आपका जो जितने भी पितृज जो भाव होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, कठोर होते हैं। लेकिन जो आपका शिरा स्नायु जो धमनी होती है वो इसमें क्या है आपके अपवाद के स्वरूप है। तो आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि शिरा स्नायु धमनी गर्भ के किस भाव में समाविष्ट है? तो ये आपके सीधा क्वेश्चन है, पितृज भाव के अंतर्गत आते हैं, तो ये आपका डायरेक्ट जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नोक्त में से कौन सा पैरामेट्रिक टेस्ट है? तो स्टूडेंट टी टेस्ट है वो आपका पैरामेट्रिक टेस्ट है। तो ये जो है किसके अंतर्गत फॉल करता है, ठीक है। तो उसको जो है मैं एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि हमने क्या है रिसर्च एंड स्टैट में जो है देखा था, जो भी हमारे पास जो हाइपोथेसिस है उसको देखने के यानी कि जो एनालिसिस करने के मेनली 2 तरीके होते हैं। एक होता है आपका पैरामेट्रिक टेस्ट और एक होता है आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो जो आपका पैरामेट्रिक टेस्ट होता है वो अपन 2 तरीके से लगा सकते हैं। एक तो अपन एक सैंपल पे लगाएंगे या फिर 2 सैंपल पे लगाएंगे। तो देखो यहाँ पे आपका जो है 1 सैंपल के अंतर्गत टी टेस्ट है, जेड टेस्ट है, ठीक है। 2 सैंपल के अंतर्गत आपका इंडिपेंडेंट जो आपका सैंपल है उसके अंतर्गत भी आपका 2 ग्रुप टी टेस्ट है और आपका जेड टेस्ट है। जो आपका पेयर्ड जो सैंपल है उसके अंतर्गत पेयर्ड टेस्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद में नॉन पैरामेट्रिक जो टेस्ट है उसके अंतर्गत एक सैंपल के अंतर्गत आपका काई स्क्वायर टेस्ट हो गया, ठीक है। कोलेस्मोग्रो टेस्ट हो गया, जो आपका बाइनोमियल जो टेस्ट है वो हो गया। फिर उसके बाद में 2 सैंपल के अंतर्गत अगर देखें तो इंडिपेंडेंट जो आपका सैंपल टेस्ट है वो हो गया। इसके अंतर्गत आपका क्वाइन स्क्वायर टेस्ट हो गया, कैलेग्मरो टेस्ट हो गया, मीडिया हो गया, ठीक है। मैन जो आपका वाइटनी टेस्ट हो गया, ये मेनली आपका हो जाता है इंडिपेंडेंट सैंपल के अंतर्गत। एमसी नेम, इसके अलावा विलक्सकॉन, ठीक है। सिंगल जो आपका टी टेस्ट है, क्वाइसगो जो टेस्ट है, ठीक है। ये मेनली आपके क्या है जो पेयर्ड सैंपल है उसके अंतर्गत आते हैं। तो ये सब चीज क्या है आपको पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक के अंतर्गत आपको मेनली ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर?
देन अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका पूछा गया है कि आचार्य सुश्रुत के अनुसार कौन सा अंग शोणित और कफ के प्रसाद से मिलकर निर्मित होता है। तो यहाँ पे आप जो है एक ट्रिक याद रखना है, हृदय कर। तो जो आपका हृदय कर है उसका डिकोडेशन क्या है, जो हृदय होता है वो आपका क्या है, कफ और रक्त यानी कि शोणित के जो है आपका मिल्ली प्रसाद भाग से निर्मित होता है। तो हृदय कर करके आप याद रखना, ठीक है। तो हृदय कर से आपका जो है पहला ही आपका आंसर जाता है। हृदय जो है वो मिल्ली आपका शोणित और कफ के प्रसाद भाग से किसकी निर्मित होता है, कौन से निर्मित होता है, तो आपका हृदय की मिल्ली निर्माण होता है। तो ये आपको मिल्ली याद रखना है। इसके अलावा बाकी का भी थोड़ा देख लेते हैं, जैसे कि वृषण के विषय में याद रखना कि मारक मेद से, ठीक है। जब क्लासेस होंगी तो इसको अपन जो है और डिटेलिंग से मैं बाकी के जो कोड्स हैं, ठीक है, जो ट्रिक्स हैं वो सारी चीज़ें शेयर करूंगा, बट अभी कुछ का मैं यहाँ पे आप लोग को बता देता हूँ। जैसे कि वृषण का क्या है, मारक मेद से, मतलब आपका क्या है, मांस रक्त और कफ मेद, इनसे क्या है आपका वृषण का मिल्ली निर्माण होता है। तो यहाँ पे आपका जो वृषण है वो यहाँ पे आपका कैंसिल हो जाएगा अगर अपन आंसर में देखेंगे तो, क्योंकि आपका जो मांस कफ मेद और रक्त से मेनली जो है आपका वृषण का निर्माण हो रहा है। फिर वृक में क्या है, मेर, मेर था, ठीक है। तो मेर यानी कि आपका मतलब आपका जो मेद है और रक्त है उससे क्या है आपका वृक बनता है, तो ये भी आपका आंसर यहाँ पे गलत हो गया। फिर जो आपका फुसफुस है वो क्या है आपका शोणित फेन से मिलकर उसका निर्माण हुआ रहता है, तो वो जो है अपन लोगों ने देख लिया। तो यहाँ पे आपका तीनों जो आंसर इस प्रकार से गलत जाता है। तो आपका जो हृदय होता है वो मेनली आपके क्या है, कफ और रक्त के प्रसाद भाग से निर्मित होता है, तो ये आपका आंसर जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है कि रक्तो विमर्मुक्ता सर्वदोषा रसायन, यह जो लक्षण होता है वो किस पारद के होते हैं। तो जो नॉर्मली जो पारद होता है वो मेनली आपके 5 टाइप के चीज़ों के अंतर्गत मेनली उत्पन्न होता था पहले। तो ये जो आपके रस एंड रसेंद्र जो है ना, वो आपके आजकल जो टाइप्स हैं वो मिलते नहीं हैं। तो ये जो होता है ना आपका रस वाला जो टाइप होता है, रस से रस और रस से रेड कलर का मेनली ये होता है आपका। तो इससे विनुर्मुक्त होकर के रक्त से विनुर्मुक्त हो गए, इसका मेनली जो है रसायन के रूप में प्रयोग किया जाता था। तो ये आपका जो रेड कलर का जो पारद है वो आपके अभी अवेलेबिलिटी में अभी अपन लोगों ने देखा ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आप रस शास्त्र के इतिहास में अपन इसे देखते हैं तो वहाँ पे आपको ये जो कोटेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका जो पारद जो होता है वो मेनली आपके 5 टाइप में अवेलेबल होते हैं। तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि जो रक्त है वह रक्त से विनुर्मुक्त होकर के सभी दोषों में मेनली रसायन के रूप में प्रयोग किया जाता है, वो क्या आपका रसक होता है, ठीक है। तो इसको आप मेनली याद रखना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि पित्त जो त्वचा में स्थित रहता है, त्वचा को चमक प्रदान करता है और अनेक प्रकार के अनुप्रयोग जैसे कि अभ्यंग परिषेक जिसके कारण पाचन हो जाता है। मतलब जो अपन स्किन पे कोई भी जो ऑयल है उस ऑयल का पाचन करना, उसका परिषेक करना, वो जो होता है मेनली आपकी स्किन में जो रहता है वो उस पित्त का काम होगा। और जो आपकी स्किन है उसके लेक्चर को मेनली मेंटेन करना, भ्राजित करना, इसका काम है, वो मेनली काम होता है आपके भ्राजक पित्त का। जैसे कि आपका जो पाचक पित्त होता है वो आपके अग्नि के समीप होता है, रंजक जो पित्त होते हैं यकृत प्लीहा में होते हैं, जो मेनली क्या है रस के रंजन से आपके रक्त का निर्माण करते हैं। जो साधक पित्त होते हैं वो आपका क्या है मेनली हृदय के अंतर्गत आश्रित होते हैं। तो यहाँ पे आपका जो ये क्वेश्चन आया है वो सीधा डायरेक्टली आया है आपका भ्राजक पित्त के ऊपर। देन अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फिर आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो 18 साल का एक युवक जो हृदय और आपका संधिशूल से 1 साल से मेनली पीड़ित है, यहाँ पे आपका इतिवृत्त लिखा है, मतलब उसकी हिस्ट्री है 1 साल से कि वो मेनली आपका हृदयशूल और संधिशूल हृदय और आपका संधिशूल इनसे इन दोनों चीजों से वो पीड़ित है। तो आपका हृदय है उसमें आराम से उपशय नहीं होता है, मतलब जो वो आराम करता है तो उसका जो पेन है वो ठीक नहीं होता है। और जो आपका संधिशूल बताया गया है वो क्या है, संचारित स्वरूप का है, मतलब कभी हो जाता है तो कभी नहीं होता है। और क्या बोला गया है, जो बड़ी संधियां हैं उसमें शोथ और राग रहता है बड़ी संधियों में। हाल ही में ज्वर का जो इतिहास है वो मिला है, मतलब क्या हुआ तो उसमें फीवर भी आपको देखने को मिल रहा है। तो जो है आपका CVS जो परीक्षा है उसमें उसके अंतर्गत जो है पैन सिस्टोलिक जो मर्मर है
इतिवृत्त लिखा है, मतलब उसकी हिस्ट्री है 1 साल से, कि वो मेनली आपका हृदयशूल और संधिशूल, सॉरी हृदयद्रव और आपका संधिशूल, इनसे इन दोनों चीज़ों से वो पीड़ित है। तो आपका हृदयद्रव है उसमें आराम से उपशय नहीं होता है, मतलब जो वो आराम करता है तो उसका जो पेन है वो ठीक नहीं होता है। और जो आपका संधिशूल बताया गया है वो क्या है, संचारित स्वरूप का है, मतलब कभी हो जाता है तो कभी नहीं होता है। और क्या बोला गया है, जो बड़ी संधियां हैं उसमें शोथ और राग रहता है बड़ी संधियों में। हाल ही में ज्वर का जो इतिहास है वो मिला है, मतलब क्या हुआ, तो उसमें फीवर भी आपको देखने को मिल रहा है। तो जो है आपका CVS जो परीक्षा है उसमें उसके अंतर्गत जो है पैन सिस्टोलिक जो मर्मर है वो मिलते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या पूछा गया है कि संभावित जो आपका निदान है वो क्या होगा, जो आपका प्रोबेबल जो डायग्नोसिस है वो क्या होगा। देखो यहाँ पे जो है पैन सिस्टोलिक जो मर्मर है वो मिल रहे हैं, तो यानी कि जो पेशेंट है उसको हार्ट से रिलेटेड कोई ना कोई डिसीज तो जरूर है। तो अपन यहाँ पे ऑप्शन के ऊपर आए हैं, तो यहाँ पे आपका रूमेटाइड जो अर्थराइटिस है उसका तो आपका ज्वाइंट से लेना देना है, आपका हार्ट से कोई भी लेना देना नहीं है, तो ये आपका आंसर यहाँ पे कैंसिल हो जाता है। अब आपके बच जाते हैं 3 ऑप्शन। एक है आपका मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, जिसे अपन लोग क्या है हार्ट अटैक के नाम से जानते हैं। तो उसके अंतर्गत तो ये मेनली आपको जो क्वेश्चन है वो फॉल कर ही नहीं रहा है, क्योंकि 1 साल का जो हिस्ट्री है वो तो लेकर के आएगा नहीं, ठीक है। तो ये भी आपका आंसर जो है यहाँ पे कैंसिल हो गया मायोकार्डियल इन्फॉक्शन का। फिर आपका बोला गया है कॉर पल्मोनरीज, एक्चुअली में होता क्या है ये, तो राइट साइड में जो आपका हार्ट है, तो मतलब जो हार्ट है उसका जो एक पार्ट है वो आपका इनलार्ज होने लग जाता है। तो उसमें क्या इस तरह के सिम्टम मिलते हैं, तो जो आपका कॉल पल्मोनरी है, ठीक है, उसमें क्या है आपका जो राइट हार्ट होता है उसका क्या है संधियों से आपका कोई रिलेशन नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका ये जो क्या बोलना चाहिए क्वेश्चन है, ठीक है, वो मतलब जो आपका ऑप्शन है वो भी यहाँ पे आपका गलत हो जाता है। लेकिन जो आपका रोमेटिक हार्ट डिसीज है वो आपका रोमेटिक फीवर से भी मेनली आपका रिलेट करता है। तो ये मेनली आपका एक ऐसा कंडीशन है जिसमें आपका क्या है संधियों में भी सूल जो है देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो आपका रोमेटिक हार्ट जो डिसीज है वो मेनली यहाँ पे आपका जाएगा। तो इस टाइप के जो आपके मॉडर्न के जो क्वेश्चन होते हैं उसको आप इस प्रकार से डिलीटिंग मेथड का यूज करके आप जो है सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है कि हेतु पूर्व रूपाणी रूप्य अल्प यश्य च। तो जिस व्याधि के अंतर्गत आपका हेतु पूर्व रूप जो है अल्प हो, तो वो वाला जो व्याधि होता है वो क्या होता है आपका सूक्ष्माध्य व्याधि कहलाता है। तो देखो अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फिर आपका यहाँ पे आपका पूछा गया है 61 नंबर का जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन में, कि आपका जो अष्टांग संग्रह के अनुसार गर विष में निम्न में से कौन सा पथ्य श्रेष्ठ होता है। तो गर जो विष होता है उसको अपन ऐसे भी जानते हैं कि जो विष की चिकित्सा उसमें अपन जो है सर्पी का प्रयोग करते हैं। और जो आपका अष्टांग संग्रह है उन्होंने डायरेक्ट आपका क्षीर और सर्पी का जो है उल्लेख किया है, तो ये आपका डायरेक्ट आंसर यहाँ पे आपका जाता है। जो आपके 3 चीजें दे रखी हैं तंडुलोदक, ठीक है, मंड, पिया, ये जो है मेनली आपसे इससे रिलेट करती ही नहीं है। जो आपका क्षीर एंड सर्पी जो आंसर है वो ही यहाँ पे आपका करेक्ट बैठता है, ठीक है। देन अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे ये बोला गया है कि एक रोगी चिकित्सक की गंभीर लापरवाही से मर जाता है, मतलब जो डॉक्टर है वो ढंग से दिखता नहीं है, डॉक्टर की नेग्लिजेंसी के कारण मर गया वो। तो इसके ऊपर आईपीसी की कौन सी धारा जो है मेनली लगती है, तो यहाँ पे आपको जो धारा लगती है वो आपका 304A जो है मेनली लगती है। तो अगर चिकित्सक की लापरवाही से जो पेशेंट है वो मरता है तो आपका जो धारा 304A ये मेनली लगती है। और जो आपका 304B जो होती है वो मेनली आपके डाउरी डेथ के अंतर्गत लगती है। तो ये जो दोनों धाराएं हैं उसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो आपका 304A जो है वो चिकित्सक के नेग्लिजेंसी के कारण मेनली अगर पेशेंट का जो है डेथ हो गया तो वो लगेगा, और आपका जो 304B है वो मेनली आपके डाउरी डेथ के अंतर्गत लगता है। देन अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक 17 वर्षीय लड़की जिसका शारीरिक विकृति जैसे कि शॉर्ट स्ट्रेचर, उसका जो हाइट है वो कम है, ठीक है, इसके अलावा सिल्ड चेस्ट यानी कि जो ब्रेस्ट है उसकी जो है ज़्यादा जो है आपका इलार्जमेंट नहीं है, वेविंग ऑफ नेक,
मेनली आपको देखने को मिल रहे हैं, लो हेयर लाइन है, और क्या है आपका जो सेकेंडरी सेक्सुअल जो कैरेक्टर्स हैं वो मेनली आपके अब्सेंट हैं। तो ये आपने क्या है नर द्वेषा अस्तनी जो आपका संडी योनि व्यापक पढ़ा है उसके अंतर्गत उसका जो मेनली आपका जो सिम्टम्स होता है वो आपका क्या है टर्नर सिंड्रोम, सील्ड लाइक चेस्ट, उससे मेनली आपका मिलता है। तो देखो वहां से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका पुट अप हुआ है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो बी यहाँ पे आपका आंसर जाएगा। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पे आपका पूछा गया है, तो भेषज रत्नावली के अनुसार पुष्यानुक जो चूर्ण है उसका अनुपान क्या होता है। तो मोस्टली जो भी आपके पुष्यानुक चूर्ण के अनुपान बताए गए हैं वो मेनली आपके क्या है तंडुलोदक रिलेट करता है। तो जो आपका शौद्र एन आपका तंडुलोदक वही जो है मेनली आपका पुष्यानुक चूर्ण का अनुपान बता रखा है। तो तंडुलोदक वैसे भी हम लोग जानते हैं कि मेनली जो प्रदर है उसकी चिकित्सा में दिया जाता है। तो यहाँ पे आपका जो छौद्र एंड तंडुलोदक है वो मेनली आपका इसका अनुपान बता रखा है। देन अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका यहाँ पे पूछा गया है कि आचार्य चरक के अनुसार सबसे हिततम फल कौन सा है। तो देखो अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन आपका जो है पूछा गया है, तो कौन सा है आपका हिततम फल, मृद्विका है। तो ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ पे अपन जो है जो 2029 का जो अपन क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं उसका जो सेकंड स्लॉट है वो अपन यहाँ पे अपन एंड करते हैं, ठीक है। और अभी फिलहाल के लिए तो मैंने किसी को नहीं बोला है, ठीक है, लेकिन बाद में मैं जो है जो क्लासेस हैं, ठीक है, उसके लिए मैं ग्रुप में पर्टिकुलरली आप लोगों को नाम लेकर के जिसका भी है पर्टिकुलरली, ठीक है, जितने भी आपका बच्चे हो उसमें से किसी का भी नाम लेकर के आप लोगों को मैं ग्रुप में आपका जो स्क्रीनशॉट है वो भेजने के लिए बोल सकता हूँ, ठीक है। तो आप लोग प्रिपेयर रहना, जब भी आपका जो सेशन स्टार्ट होती है, ठीक है, उस टाइम से स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक आप लोग को जो है ज्वाइन करना है, ठीक है। उसके बाद क्या आपको रूल रेगुलेशन तो पता ही है, ठीक है। तो इसके आगे का जो क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपका 66 से लेकर के आपका आगे तक का जो आपका टॉपिक्स हैं उसको मैं जो है नेक्स्ट स्लॉट में कल की यानी कि क्लासेस में आप लोग को बताऊंगा, ओके, ठीक है। तो फिर थैंक यू।